So friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. The chapter number 1 is a name itself is suggesting is a physical world. So what is the meaning of the physical world? तो हमारे आसपास जो भी कुछ है उसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोल सकते हैं। पूरा यूनिवर्स जो है उसको फिजिकल वर्ल्ड बोल सकते हैं। ये चैप्टर में 3-4 चीज यहाँ पे कवर हुआ है। एक तो फिजिक्स क्या है। देखो 1.1 टॉपिक वही है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो पूरा मतलब अलग अलग आपको एक्सप्लेन करके ऐसा बोला हुआ है कि भाई फिजिक्स इज अ नथिंग but it is the natural science in which we are going to study the phenomenon occur in the nature. So physics is nothing but it is the science of understanding the nature and the phenomenon in the nature. So that is the meaning of the physics. उसके मतलब पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें एक तो फिजिक्स क्या है वो आपको समझाया हुआ है। उसके बाद फिजिक्स का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। क्या आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे अच्छा हु इज दिस गाय अखानी समथिंग so who is the new student new who is entering here some Akhani surname is there सर हाँ बोलो सर मैं एंटर प्रियांशु एंटर कर रहा हूँ पर वो इसमें दूसरे डिवाइस से एंटर कर रहा हूँ, ये क्लोज कर रहा हूँ। who is that प्रियांशु। okay 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 fine सर ये चैप्टर का नोट नहीं है हमारे पास। किसने बोला नहीं है यस सर भेजा सर ने। भेज दिया मैंने तो सर कलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस पे तो अभी नहीं भेजा है मैंने सॉफ्ट कॉपी उसका अभी तो बनाया मैंने कल रात को पूरा बैठ के और सॉफ्ट कॉपी तो 2-3 दिन के बाद ऑफिस पे आप कलेक्ट कर सकते हो अभी जिसका एग्जाम है तो उसके लिए मैंने फटाफट ये नोट्स पूरा बैठ के बनाया अभी कल रात को तो मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज कवर्ड है तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी है कि भाई फिजिक्स क्या है तो मतलब उसके बारे में समझाया उसके बाद बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जैसे जैसे छोटा सा अगर स्टोन है तो वो समुद्र के अंदर डूब जाएगा बट बहुत बड़े स्टीमर्स बहुत बड़े बोट्स जो होते हैं वो उसके ऊपर फ्लोट कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं कि जिसका रीजन हमको जानने का हमको इच्छा होता है हमको जानने का उसका जरूरत होता है so that can all be possible we can answer that kind of question by the help of the physics तो मतलब ये एक्साइटमेंट एंड स्कोप ऑफ द फिजिक्स मतलब ये सब यहाँ पे सेकंड पार्ट में वो है कौन कौन से ब्रांचेस फिजिक्स के अंदर होते हैं तो मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स दिस काइंड ऑफ ब्रांचेस आर इज स्टडीड इन द फिजिक्स ये सब लिखा हुआ है और उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के अंदर मतलब जितने भी हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो वो सारे जो टेक्नोलॉजीज है उसमें कहीं ना कहीं पे फिजिक्स का फंडामेंटल्स फिजिक्स के लॉज यहाँ पे यूज होते हैं तो पहले ये 3 चीज यहाँ पे कवर हुआ है तो वो सब चीज आपको रीड करना है और जहां जहां पे एमसीक्यू या एसक्यू बन सकते हैं वैसे वहां पे मैंने अंडरलाइन करके दिया हुआ है तो व्हाट इज फिजिक्स what is the scope and which branch is studied in the physics and number 3 what is the role played by the physics in the different technologies and in what is the role played in physics in the society तो ये 3 चीज आपको खुद रीड करना है इसमें से कोई एज अ लर्न बाय हार्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें से आपको जस्ट एज अ एसक्यू या एमसीक्यू ही आपको आएंगे 100% डेफिनेटली इसके अंदर से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएंगे जिसको आपको 2 या 3 मार्क्स में आपको लिखना एग्जाम के अंदर लिखना हो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये पूरा आप खुद पढ़ना एक बार वैसे मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो वेरी फर्स्ट लेक्चर
इसमें मैंने ये सारा चीज थोड़ा ब्रीफली वहां पे मैंने ये सारा चीज मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कहा हुआ है। एक आध मैंने वीडियो क्लिप भी मैंने आपको वहां पे दिखाया था। एम आई राइट? यस सर। अब जो आपको पूछ सके वो ये है कि आपको ये 4 थ्योरी प्रिपेयर करना है। यू कैन बी, अगर आपके वैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओनली एमसीक्यू एंड एसक्यू पूछते हैं। बट अगर 2 या 3 मार्क्स के कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस 3-4 क्वेश्चंस। आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 जो फंडामेंटल फोर्स है, ये 4 फंडामेंटल जो फोर्स है वो आपको प्रिपेयर करने हैं एज अ शॉर्ट नोट। बस ओनली दिस 4 क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आपको एज अ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। तो अभी मैं इसके बारे में आज का लेक्चर जो मेरा है वो ये फंडामेंटल फोर्स एंड ये उसके बाद जो फंडामेंटल के फोर्स के बाद जो है वो टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्स एंड नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। तो ये जो 3 टॉपिक है वो मैं आपको पूरा डेप्थ में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो नोट्स है वो व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दोगे, क्योंकि परसों एग्जाम है फिजिक्स के चैप्टर 1 और 2 मैंने ऑलरेडी भेज दिया आपको ऑलरेडी। इफ यू कैन चेक योर मोबाइल यू विल गेट इट, यू विल हैव इट, आपके मोबाइल में ऑलरेडी है ये। ओके सर। सर फिजिक्स की कितनी ब्रांच है सर? बहुत सारे ब्रांचेस है फिजिक्स के। हमारे स्कूल में सर ने 6 ब्रांचेस बोला। नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस है। देखो ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, एरो फिजिक्स है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है, फिर मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये सारे बहुत सारे, मतलब 8 तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब ब्रांचेस फिजिक्स के है। तो सर क्वेश्चन पूछे कि कितने ब्रांचेस है तो ऐसे क्या कुछ लिखें? नहीं। देखो ऐसा है कि up till now it was believed that the electricity and magnetism are the 2 different branches of the physics, but just before 200 years Ørsted was the person, he found that there is some relation between the electricity and magnetism. तो फिर जाके पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, वो एक ही ब्रांच के मतलब पार्ट है। तो बिकॉज ऑफ दैट अ न्यू ब्रांच ऑफ द फिजिक्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज कम्स अंडर द एग्जिस्टेंस। मतलब ये क्या होता है कि अलग अलग ब्रांच यूनिफाई भी होती है। तो ऐसे कभी भी नहीं पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन द फिजिक्स, बिकॉज नए नए ब्रांचेस एग्जिस्टेंस में भी आ सकते हैं और कुछ पुराने ब्रांचेस यूनिफाइड भी हो सकते हैं। तो ये फिजिक्स का जो अप्रोच है ना वो टोटली जो है वो वेरिएबल है। तो ऐसे नहीं पूछ सकते, बट ऐसे जरूर पूछ सकते हैं कि व्हाट आर हाउ मेनी द फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर। तो फंडामेंटल फोर्स 4 है। देखो बहुत सारे आपने डे बाय डे लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर टेंशनल फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे एयर का रेजिस्टेंस फोर्स होता है। तो बहुत सारे अलग अलग फोर्स है, बट यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट in the all this behind all these forces, behind all such forces, only 4 main forces are responsible for that. And that main fundamental 4 forces are, one by one I'm going to tell you. First is the gravitational force, second one is the electromagnetic force, third one is the strong nuclear force, and the fourth one is the weak nuclear force. मतलब कुछ भी कोई भी सपोज के फ्रिक्शनल फोर्स है या कोई भी टेंशनल फोर्स है या स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये फोर्स प्रोड्यूस होने का रीजन ये 4 में से ही कोई एक फोर्स है। तो whether you consider the frictional force, you consider restoring, you consider the tensional force in the string, you consider any other forces, but behind all the forces which you are experiencing in the practical life, behind that force, one of these force is responsible for that, and that is why they are the fundamental force. तो उसकी ही बात आज हम करने वाले हैं। तो पहले जो 3 टॉपिक है ये चैप्टर के, वो आपको खुद रीड करना है, वो आपको खुद, मतलब 3 पेज है, 3 एक पेज है ये। टॉपिक नंबर 1 ये जो चैप्टर है वो व्हाट इज फिजिक्स,
तो वो आपको लर्न करना है, मतलब रीड करना है, आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रीड दिस टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच, जैसे मैकेनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, ऑप्टिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, वो सारे चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और थर्ड टॉपिक जो है वो आपको मतलब टेक्नोलॉजी एंड साइंस में फिजिक्स का रोल क्या है, वो ये 3 टॉपिक मतलब 4 पेज है, वो आपको खुद रीड करना है। उसमें से एमसीक्यू एसक्यू आ सकते हैं। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये फंडामेंटल फोर्स वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्स आपको पढ़ाऊंगा, एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू द नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। तो ये 3 टॉपिक मैं आपको यहाँ पे अभी आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आगे के जो 3 है वो मैंने वेरी फर्स्ट माई लेक्चर, वहां पे मैंने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो वो फर्स्ट लेक्चर का आप यूट्यूब वीडियो एक बार देख लेना, तो वहां पे आपको ये पहले जो 3 टॉपिक है उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है। सर हाँ बोलो। सर मोस्टली तो ये 4 फोर्सेस में से क्वेश्चन आ सकते हैं ना? मोस्टली नहीं 100%। अगर आपके एग्जाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस 4 फंडामेंटल्स लॉ। और एमसीक्यू एसक्यू कहीं से भी आ सकते हैं, एमसीक्यू एसक्यू कहीं से भी आ सकते हैं, बट अगर 2 या 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये फंडामेंटल फोर्स में से ही पूछेंगे। ओके। और फॉर योर कन्वीनियंस देखो मेरा जो नोट्स है मैं आपको बता दूं कैसे प्रिपेयर किया है मैंने। तो नोट्स के अंदर पहले थ्योरी मैंने दिया हुआ है, उसके बाद ये जो टेबल्स है, तो ये टेबल 1.1 एंड 1.2 जो है वो आप देखना आपके नॉलेज के लिए है, उसको प्रिपेयर करने की या याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपके नॉलेज। जैसे स्टीम इंजन का टेक्नोलॉजी है तो उसके पीछे कौन सा फिजिक्स का लॉ रिस्पॉन्सिबल है, तो लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये रिएक्टर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, तो उसके लिए कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। शायद सेकंड चैप्टर का लेक्चर जब मेरा चल रहा था तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। माय राइट? रशिया में चेर्नोबिल के बारे में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में फिशन प्रोसेस होता है, कंट्रोल्ड फॉर्म में फिशन प्रोसेस होता है। तो ये 2 टेबल है ना वो आपके नॉलेज के लिए है। एक तो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा प्रिंसिपल दिया और वो कहाँ से था, एंड सेकंड टेबल नए नए जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे कंप्यूटर जो है वो लॉजिक, डिजिटल लॉजिक के फिजिक्स के कंसेप्ट के डिजाइन है। लेजर टेक्नोलॉजी है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, तो उसके साथ उसका लिंक है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल का यूज है वो सेकंड टेबल में दिया हुआ है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। तो पहले 1 to 10 पेज में थ्योरी दिया हुआ है, इसके बाद एक्सरसाइज दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, बट एक्सरसाइज में क्लियरली टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, ये मेरे खुद के वर्ड नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइज गिवन हियर are meant to enhance your awareness about the issues surrounding science, technology and society, to encourage you to think and formulate your views about them. The question may not have a clear cut objective answer. तो ये जो सारे जो क्वेश्चन है वो उसको आप क्लियरली कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है, उसके जस्ट आपको सोचना, मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आप सोचो, बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है। एंड टीचर के लिए एक नोट दिया हुआ है कि द एक्सरसाइज गिवन हियर आर नॉट फॉर द पर्पस फॉर द फॉर्मल एग्जामिनेशन, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना नहीं है, ऐसा क्लियर कट टेक्स्ट बुक में ही, मेरा खुद के ये वर्ड नहीं है, टेक्स्ट बुक के वर्ड है। तो टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना नहीं है, ये खाली स्टूडेंट के आइडियाज डेवलप हो, उसके सोचने का जो एबिलिटी है वो डेवलप हो, उसके लिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम में पूछने के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक्सरसाइज मैंने पूरा कवर किया हुआ है, तो वो आप एक बार रीड करना, 16 क्वेश्चन है। बट आपको जो करना है, प्रिपेयर क्या करना है, तो आपको 2 चीज प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल के एग्जाम में के अंदर फर्स्ट चैप्टर है तो आपको क्या करना है, तो नंबर 1 आपको सारे थ्योरीज जो है, पूरा थ्योरी मतलब 1 to 8 पेज, पहले जो 10 पेज है उसमें लास्ट 2 पेज में तो टेबल्स है, टेबल्स जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, तो 1 to 8 पेज है ना, तो वो आपको रीड करना है, उसमें से एमसीक्यू एसक्यू आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपको जो 4 फंडामेंटल फोर्स है वो एज अ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, 4 फंडामेंटल फोर्स उसको प्रिपेयर करना है एज अ शॉर्ट नोट,
नंबर 2 एंड नंबर 3 आपको यहाँ पे बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज दिए हुए इस चैप्टर के बेस पे, तो वो सारे एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करना है। वो सारे एमसीक्यू सॉल्व करना, ऐसा एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि जिसमें सॉल्यूशन आएगा। वो सारे एमसीक्यू जो है ना, ऑल दी एमसीक्यू आर इंफॉर्मेटिव बेस्ड एमसीक्यू, उसमें सारा इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है, तो आपको रीड करना है। तो अगर आपके स्कूल के एग्जाम के अंदर ये चैप्टर है तो आपको 3 चीज करना है। नंबर 1 आपको थियोरी पढ़ना है, नंबर 2 फंडामेंटल फोर्सेस जो है 4 उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, एंड नंबर 3 आपको सारे एमसीक्यूज आपको एक बार देख के एक बार देख लोगे तो आपको क्लियर, एक बार आप देख पढ़ लोगे तो आपको एमसीक्यू इंफॉर्मेटिव है, एक बार पढ़ लोगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये एमसीक्यू आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ एसक्यूज भी है, अगर स्कूल में एसक्यू पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो थोड़े बहुत एसक्यू भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड लास्ट में समरी दिया हुआ है। मतलब ऑल इन वन इट इज बेटर मोर देन द टेक्स्ट बुक से ज्यादा मैंने आप हमारे नोट्स में सारा मतलब पूरा चैप्टर कवर मैंने कर दिया है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। एंड ऑलरेडी मैंने इसको व्हाट्सएप में आपको डाल दिया है, भेज दिया है। तो एक बार आपके स्कूल के फैकल्टी के साथ आप पूछ लेना कि क्या ये चैप्टर में से कोई थियोरी पूछने वाले हैं एज ए 2 मार्क और 3 मार्क। तो अगर हाँ बोले तो आप फंडामेंटल फोर्स की थ्योरी प्रिपेयर कर लेना। अदरवाइज ये चैप्टर में मोस्टली इस चैप्टर में एमसीक्यू एंड एसक्यू ही पूछते हैं। अच्छा बोलो। हमको शॉर्ट नोट बोला कि शॉर्ट नोट आएगी, ऐसा सिर्फ आपको बोला। मैंने बोला तो सही कि अगर शॉर्ट नोट आएगी तो क्या करना है आपको? 4 फोर्सेस है वो कर दो, तो उसमें से ही आएगा, डेफिनेटली उसमें से आएगा 100%। सर हमको वो लास्ट में लॉस है ना, वो भी करने को बोला है, वो पता हाँ। नहीं चल रहा है। हाँ तो वो लॉस के वो पता नहीं चलेगा ना, क्यों पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? बिकॉज वो लॉस के खाली स्टेटमेंट दिए हुए, राइट? अब उसके डिटेल में डिस्कशन तो फ्यूचर में आएगा। वो ईच एंड एवरी लॉ यू विल बी गोइंग टू स्टडी इन द डिटेल इन द फ्यूचर। अभी तो उसके खाली स्टेटमेंट ही है, तो अभी स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली आपको क्रैम करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज देखो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ही नहीं रहे हैं, और वहां पे दिया हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज दिया हुआ है, तो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ? मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वो क्वांटिटी कंजर्व होती है, कांस्टेंट रहती है, उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। बट उसका एक्चुअल मीनिंग, उसका एक्चुअल फैक्ट आपको फ्यूचर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट अभी आपको याद रखना पड़ेगा, वो याद रह जाएगा, आज के लेक्चर खत्म होने से पहले वो आपको याद रह जाएगा। तो पहले तो ये आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये चैप्टर पता चला, आपको क्या करना है इसमें से? यस सर। तो अब मैं ये फंडामेंटल फोर्स जो है उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले फोर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, फोर्स क्या है, सबसे पहले फोर्स का आइडिया किसने दिया था, उसने क्या गलत कर दिया था, फिर किसने फोर्स का आइडिया सही से वाकई एक्चुअल फॉर्म में दिया, वो सारा जो हिस्ट्री है वो पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं, और उसके बाद मैं फोर्स का 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। बट और एक चीज है कि फिजिक्स में 2 हिसाब से काम करना है, मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली का मतलब क्या हुआ कि वाइड, बड़े ब्रॉड फॉर्म में। 10⁶। नहीं वो 10⁶ पावर की बात नहीं है। मैक्रोस्कोपी का मतलब क्या हुआ कि सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, तो पूरे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अगर आप कंसीडर करते हो तो वो मैक्रोस्कोपिक हुआ। बट ऑब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स है, तो उसके अंदर भी पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ टाइप के मोशन करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हुआ। इज दैट क्लियर टू यू? पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके मोशन अगर आप डिस्कस करते हो तो वो हुआ मैक्रोस्कोपिक। बट ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे आपको पता होगा कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट आयंस, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो वो जो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो भी उसके खुद के मीन पोजीशन के आसपास कंटिन्यूसली वाइब्रेशंस करते हैं, और उसके बारे में जो डिस्कशन करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक हुआ। इज दैट क्लियर टू यू? तो फिजिक्स में 2 चीज से काम करना होता है, मैक्रोस्कोपिकली एज वेल एज माइक्रोस्कोपिकली। तो कुछ फोर्सेस जो है वो मैक्रोस्कोपिकली कनेक्टेड है, कुछ फोर्सेस जो है उसका ओरिजिन माइक्रोस्कोपिक है, और कुछ फोर्स जो है उसका ओरिजिन मैक्रोस्कोपिक है।
तो ये दो चीज में काम करना होता है फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स का अप्रोच दो हिसाब से, एक तो ये चीज है मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, और दूसरी बात कि फिजिक्स के अंदर दो चीज और करनी होती है, यूनिफिकेशन भी करना होता है और डिफरेंशिएशन भी करना होता है। तो फिजिक्स के ये जो टू डिसिप्लिन है कि कंटिन्यूअसली उसमें यूनिफिकेशन भी करना होता है एंड उसका डिवीजन, डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन दोनों करना होता है। वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। तो मेरी बात सुनो, ये पूरा चैप्टर समझा। सर डी इंटीग्रेशन। हाँ मैं आपको बताऊं, देखो एक यहाँ पे जगह पे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट मी जस्ट फाइंड आउट इट। देखो ये रहा। In a physics, we attempt to explain a diverse physics phenomenon in the terms, ये रहा इसके ऊपर, the scope of the physics is described briefly in the next session. Here we remark on the two principal thrust in the physics, that is a unification and a reduction. मतलब कुछ चीजों को यूनिफाई करना होता है, ये फिजिक्स के अप्रोच है। ये सारा चीज ऐसा है कि जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे तो ऐसे ऐसे आपको ये सब पता चलता जाएगा। तो फिजिक्स दो अप्रोच पे काम करता है, एक चीजों को कंबाइन करना, दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन, और एक ही ऑब्जेक्ट में चीजों को बाहर निकल दूसरी चीजों को डिफरेंशिएट करना, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो फिजिक्स में ये दोनों चीज कंटिन्यूअसली करना होता है। थोड़ा रीड करो तो पता चलेगा। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अ डाइवर्स physical phenomenon in the terms of few concept and law. The effort is to see the physical world as a manifestation of some universal law in the different domains and the condition. For example, the same law of the gravity describe the fall of the apple on the ground, the motion of the moon. देखो समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग डोमेन है। जैसे अर्थ के आसपास मून रोटेट होता है, मून के आसपास नहीं, सन के आसपास अर्थ रोटेट होता है। तो ये जो डोमेन है वो मतलब स्पेस में हो गया। और यहाँ पे एप्पल ट्री से एप्पल गिर रहा है, तो वो ये अर्थ पे एक इवेंट हुआ। बट ये दोनों इवेंट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व होता है एंड एप्पल ट्री में ग्रेविटेशनल तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन। अलग अलग इवेंट है बट उसका बेस तो एक ही जगह पे है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन। तो क्या ये समझ में आया वो क्या बोलने की ट्राई कर रहा है? यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कोई एक ही कंसेप्ट के द्वारा अलग अलग चीजों को, अलग अलग फिनोमिनन को कोई एक ही कंसेप्ट के द्वारा यूनिफाई करना, दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो बहुत सारे इवेंट ग्रेविटेशन के मतलब ये दिया हुआ है। उसके बाद ऐसा भी दिखा है कि द रिलेटेड यूनिफिकेशन क्या हुआ वो समझ में आ गया आपको? अब द रिलेटेड एफर्ट्स टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ द बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज and interaction of the constituent simpler particle, this approach is called the reductionism, is at the heart of the physics. मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो एक एक पार्टिकल का अलग अलग से उसके एक एक पार्टिकल का मतलब इंटरेक्शन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो वो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में से अलग अलग पार्टिकल्स के मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज वो सब निकालना, तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो ये दो चीज कंटिन्यूअसली फिजिक्स के अंदर होती है कि अलग अलग चीजों को मिलाना और एक ही चीज में से अलग अलग चीजों को बाहर निकालना, दैट सिंपल मीनिंग। तो दैट इज मतलब फिजिक्स के ये दो अप्रोच है, फिजिक्स में ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो फिजिक्स में दो चीज कंटिन्यूअसली होती रहती है, एक तो यूनिफिकेशन एंड दूसरा है वो रिडक्शन। एंड दूसरी बात कि फिजिक्स दो फिजिक्स वर्किंग इन द टू वे,
एक उसका मैक्रोस्कोपिक वे है और दूसरा जो है वो माइक्रोस्कोपिक वे है। तो वो थोड़ा रीड करना आपको समझ में आ जाएगा, बट राइट नाउ लेट अस कम वंस अगेन कमिंग बैक टू द फंडामेंटल फोर्सेस। या तो मैं रीड कर रहा हूँ, सुनो। We all have an intuitive notion of a force. In our experience, force is needed to push the object, carry any object, throw any object. तो हम हमारे जीवन में फोर्स ऑलवेज एक्सपीरियंस करते हैं। कोई चीज को थ्रो करना है, किसी को पुश करना है, किसी को पकड़ना है, तो फोर्स हम लगाते हैं। We also experience the impact of force, यहाँ पे बराबर नहीं है। We also experience the impact of force on us, like when a moving object hit us, when we are in the merry-go-round। तो ये सारे ये merry-go-round में आप जब होते हो तो आपके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, वैसा आपको लगता है। Going from this intuitive notion to the proper scientific concept of the force is not a trivial matter. Early thinkers like Aristotle had a wrong idea about it. The correct notion of the force, यहाँ पे notion का मतलब concept ऐसा सोचना है आपको। notion का meaning concept ऐसा सोचना है। The correct concept of the force was given by the Isaac Newton in his famous laws of motion. He also gave an explicit form of the force for the gravitational attraction between the two bodies. We shall learn these matters in the subsequent chapter. तो फ्रेंड्स, ये एरिस्टोटल ने क्या गलत कर दिया, तो उसको कैसे करेक्ट किया न्यूटन ने, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट उसका आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा आइडिया दिया हुआ है कि भाई सबसे पहले फोर्स का जो कंसेप्ट है ना, वो एरिस्टोटल। धनपाल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? धनपाल सर, आपका आवाज कट रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आपके मोबाइल में यस सर। एप्लीकेशन चालू है क्या? नो सर। अभी आवाज आ रहा है? देखो तो। यस सर, अभी आ रहा है, बीच बीच में कट रहा है सर। हाँ, ओके। तो यहाँ पे पहले एरिस्टोटल ने फोर्स का कंसेप्ट दिया, बट उसने कुछ गलत कर दिया था। क्या गलत था, न्यूटन ने कैसे करेक्ट किया, क्या न्यूटन ने किया, वो सब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो वी शैल लर्न दिस मैटर्स इन द सबसिक्वेंट चैप्टर, मतलब वो सारा चीज आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे। इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, beside the gravitational force, we encounter several kind of force, like a muscular force, constant force between the body, contact force between the bodies, frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि दो बॉडी के पैरेलल में, बॉडी के सरफेस जब टच, when the two surface are try to move on each other, the force parallel to that surface produce is called the frictional force, which is also the contact force parallel to the surface in the contact. The force exerted by the compression, elongated spring, and taut springs and ropes. The force of the buoyancy, viscous force, when the solid are in the contact with the fluid. ऐसा बोलते हैं कि भाई मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आपने बहुत सारे फोर्स एक्सपीरियंस किए होंगे अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ऑलवेज बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस करते हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर हमेशा से लगता है। बट द ग्रेविटेशनल फोर्स you encounter with the muscular force, contact force between the body, frictional force, restoring force of the spring, compression, elongated spring, ropes, tensional force in the rope, buoyant force। ये सारे फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हो मैक्रोस्कोपिक, मतलब आपको जो दिखता है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, इसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। बट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट फिर भी प्रेजेंट है, जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो बट फिर भी प्रेजेंट है, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लिक्विड ऑब्जेक्ट है, गैस ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। क्या ये फोर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो?
इंटरएटमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? नो सर। नो, तो वो जो है वो है माइक्रोस्कोपिक फोर्स है, वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन बोलते हैं। बट बॉयंट फोर्स आप देख सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। टेंशनल फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग देख सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो सब मैक्रोस्कोपिक होता है। तो पहले मैक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन कौन से फोर्स है वो बताया। फिर इन अ माइक्रोस्कोपिक डोमेन अगेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्व द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो इंटरएटमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। We shall get the familiar with this force in the later part of this course. तो वो फ्यूचर में आप इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्स आपको 11-12 में फ्यूचर में कहीं पे आएगा। बट ये सारे माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन कौन से फोर्स है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन कौन से फोर्स है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अ ग्रेट राइट, हाँ बोलो सर। ये अर्थ रेवोल्यूशन और रोटेशन करती है, वो करती है पर हम फील नहीं कर पाते, तो वो किस टाइप का फोर्स हुआ? नहीं, उसको भी मैक्रोस्कोपिक, नहीं वो मैक्रोस्कोपिक ही है। उसको माइक्रोस्कोप नहीं बोल सकते, उसको मैक्रोस्कोपिक ही बोलेंगे। अर्थ रोटेट करती है तो क्या वो फील नहीं कर पा रहे हो क्या आप? क्या दिन रात नहीं होता है क्या? अच्छा वैसे क्या विंटर समर सीजन चेंज नहीं होता है क्या? क्या ईयर कंप्लीट नहीं होता है क्या? हाँ सर, हाँ। A great insight of the 20th century physics is that these different forces occurring in the different context actually arise only a small number of fundamental forces in the nature. This is the main sentence. कि बहुत सारे फोर्स हमने एक्सपीरियंस किए, हमने देखे, फील किए, कुछ नहीं भी देखे, कुछ नहीं भी फील किए। आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही। अभी आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ बोलो, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो मेन स्टेटमेंट है। क्या लिखा है ये स्टेटमेंट में कि बहुत सारे फोर्सेस जो है बट उसके पीछे ओनली फ्यू फंडामेंटल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कुछ एग्जांपल भी देंगे, बट ये स्टेटमेंट समझ में आया कि पहले बताया कि बॉयंट फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, बहुत सारे फोर्स के बारे में पहले बताया। बट अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अ ग्रेट इनसाइट of the 20th century physics is that this different forces occurring in the different construct actually arise from only a small number of fundamental force of the nature. मतलब ये सारे फोर्सेस के जो रीजन है, उसके पीछे जो रीजन है उसमें कोई ना कोई ये 4 फंडामेंटल फोर्स में से ही कोई ना कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल, द इलास्टिक स्प्रिंग force arise due to the net attraction or repulsion between the neighborhood atoms of the spring when the spring elongate or compressed. देखो अब क्या, देखो ये जो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके अंदर जो एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, तो उसके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द एटम्स और मोलिक्यूल्स इनसाइड द स्प्रिंग, वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी ट्रेस्ड एज अ सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूएंट एटम। देखो आपको मतलब पूरा सरप्राइजिंग है। You will be surprised by knowing that कि जो स्प्रिंग के अंदर
जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है उसका रीजन इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक रिपल्सन एंड अट्रैक्शनल फोर्स। अब वो कैसे, तो उसके लिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा आपको। बट अभी आपको इतना समझ में आया, इतना आपको पता चला कि भाई ये जो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके पीछे कौन सा फंडामेंटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसको कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। सो इन प्रिंसिपल, देखो वापस से आते हैं टॉपिक पे। इन प्रिंसिपल द मीन्स दैट द लॉज ऑफ अ डिराइव्ड फोर्स such as a spring force, frictional force, are not independent of the laws of the fundamental force in the nature. The origin of this derived force is, however, very complex. At the present stage of our understanding, we know of 4 fundamental forces of the nature, which are described briefly here. तो फाइनली ऐसा बताया, कुछ मैक्रोस्कोपिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद कुछ माइक्रोस्कोपिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद बोला कि भाई ये जितने भी फोर्स है उसके पीछे कहीं ना कहीं पे बहुत कम, मतलब 4 फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। एक एग्जांपल दिया कि भाई स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसके अंदर उसके पीछे इलेक्ट्रिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स है। बाकी के सारे जो फोर्स है वो डिराइव्ड फोर्स ऐसा कह सकते हैं, वो फंडामेंटल फोर्स के ऊपर से ही वो प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो आपको बहुत ही पहले से पता है, बहुत बार आपने पढ़ चुके हो बहुत, मतलब इसके बारे में सब कुछ आपको पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मास। तो कोई आपको ऐसा पूछे कि हु इज द कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों प्रोड्यूस होता है? तो इट इज द ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द मास। मास के वजह से, ऑब्जेक्ट के मास की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। इट इज अ यूनिवर्सल सर फोर्स। वर्च्यू का मतलब, वर्चू वर्च्यू ऑफ द मास का मतलब हुआ कि उसके मास के कैरेक्टरिस्टिक, वर्च्यू का मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो मास इज द इंटरनल intrinsic its own characteristic, and because of this characteristic of the particle gravitational force is produced. तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि who is the cause, who is the origin, what is the origin of the gravitational force, gravitational force क्यों प्रोड्यूस होता है, तो आप आंसर दे सकते हो it is produced due to the virtue of the mass of the object. वो ऑब्जेक्ट के मास नाम के कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट, ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके पास मास नहीं है। ऐसा यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि जिसके पास मास नहीं हो। मतलब यूनिवर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा लगेगा लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। जैसे अर्थ के ऊपर, ये नॉट ओनली फॉर द अर्थ, ये यूनिवर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारी बात नहीं है, यूनिवर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है, जैसे हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम फील करते हैं। इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून, artificial satellite around the earth, motion of the earth and planets around the sun, and of course the motion of the bodies falling to the earth. It plays a key role in a large scale phenomenon of the universe, such as a formation and evolution of the star galaxy and the galactic clusters. तो फ्रेंड्स, पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स है, गैलेक्सी का फॉर्मेशंस, यूनिवर्स का एक्सपांशन, स्टार्स का फॉर्मेशन, ये सारे जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। So that is all about the gravitational force. Is that understood to you, friends? Yes, sir. Yes, sir.
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो अब कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो आप क्या लिखोगे? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल। The characteristic named as a charge, I can say electromagnetic force is produced due to the virtue of the charge. It is the virtue characteristic of the charge of the particle. In the simpler case, when the charges are at the rest, the force given by the Coulomb's law, attractive for the unlike kind of charge and repulsive for the like. तो आपको पता ही है कि भाई unlike charge always attract each other, like charge repulse each other. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, वहां पे कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सन नहीं आता है, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स में रिपल्सन आता है। लाइक चार्जेस के बीच में, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, बट अपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। जब चार्जेस स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, मूविंग स्टेट में नहीं होते हैं, तो व्हेन द चार्जेस आर इन द स्टेशनरी स्टेट एट द रेस्ट स्टेट, ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तब जब चार्ज मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं आता। बट जब चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आल्सो प्रोड्यूस्ड। कैसे? वो तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी तो क्या है कि आपको डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन आपको गेन करना है, इन्फॉर्मेशन याद रखना है। कैसे? ऐसा क्वेश्चन तो आपको ये पूरा फिजिक्स आप पढ़ लोगे, उसके बाद वो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि भाई अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। चार्जेस इन मोशन, अब चार्ज अगर मोशन में है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर इन जनरल इनसेपरेबल, hence this combinedly it is known as a electromagnetic force। जब चार्ज मोशन में आता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं वो उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, एंड इसी की वजह से ये जो पूरा फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर द लार्ज डिस्टेंस। ये भी लार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लार्ज डिस्टेंस फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लार्ज डिस्टेंस फोर्स है, दूर दूर तक लग सकता है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर दो चार्ज वैक्यूम में है, कोई मीडियम ही नहीं है, दो चार्ज वैक्यूम में पड़े हुए तो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। कैसे सर? हाँ बोलो। हाँ सर, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा दो वैक्यूम के बीच? मैं बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वैक्यूम के अंदर दो चार्ज पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, मतलब कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एयर का मीडियम होना चाहिए दो चार्ज के बीच में, या ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कोई भी दो चार्ज, आपके पास दो चार्ज है तो उसको कोई भी मीडियम में रख दो। आप चाहे वैक्यूम में रख दो, वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, आप चाहे वैक्यूम में रख दो या आप चाहे उसको किसी भी मीडियम में रख दो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा ही होगा। मीडियम की जरूरत नहीं है वहां पे। तो like a gravitational force, electromagnetic force act over the large distance and does not require any intervening medium। मीडियम, विदाउट एनी मीडियम भी दोनों चार्ज के बीच में फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। It is enormously strong compared to the gravity। The electrical force between the protons, for example, 10⁻36 times than the gravitational force between them। देखो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है? अगर हम दो प्रोटॉन का एग्जांपल लेते हैं तो दो प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, with respect to that force electrical force is 10⁻36 times greater। तो सोचो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना स्ट्रांग है।
It is a much stronger. फ्रेंड्स, भगवान ने बहुत सोच के समझ के ये पूरा मतलब वर्ल्ड बनाया है, पूरा यूनिवर्स बनाया। देखो, भगवान ने यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट को मास दिया। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो 4 फंडामेंटल फोर्स है, कौन से 4? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो सबसे वीक है। भगवान ने बहुत सोच के समझ के सबको मास दिया। मास सबके पास है, यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के पास मास है। बट फॉर्चुनेटली भगवान ने बहुत समझ के ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे वीक रखा। अब सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता तो क्या होता? सोचो, आप रोड पे जा रहे हो, बाजू में से कोई दूसरा पर्सन आपके बाजू में से जा रहा है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अगर स्ट्रांग होता तो क्या होता? सोचो, चिपक जाता। तो वो आपके साथ चिपक जाता। आप घर से अकेले निकल लेते, बट आप वापस घर पे आते आते बहुत सारे लोग आपके ऊपर चिपक गए होते। ऐसा होता? सर हम रोड में ही नहीं चिपक जाते। हाँ, वैसा रोड में तो वैसे चिपकते ही है हम, वो अच्छी बात है। भगवान ने बहुत समझ के अर्थ बनाया, तो सारे जो पर्सन है वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते, अर्थ के साथ चिपकते हैं। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। तो वी आर नॉट फीलिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही वीक है। बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है अर्थ का, तो एक काम करना, 5th फ्लोर से डाई मारना, तो आपको फील हो जाएगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो इसलिए आपको एक्सपीरियंस होता है कि अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो इसके वजह से कुछ कंसिडरेबल ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर अर्थ का लगता है। बट allow with respect to other 4 forces, गॉड समझ के साथ भगवान ने ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे वीकेस्ट रखा है, सो दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी आर नॉट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच अदर। वाइस वर्सा, भगवान ने बहुत ही समझ के यूनिवर्स के 99.99% ऑब्जेक्ट को चार्ज लेस रखा, न्यूट्रल रखा। हमारे शरीर के अंदर ऑब्वियसली वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो भगवान ने बहुत ही सोच के समझ के हमारे अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारा जो नेट चार्ज है, बॉडी का जो नेट चार्ज होता है, वो 0 होता है। 99.99% ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स आर अ न्यूट्रल। सोचो कि अगर भगवान ने हमारा बॉडी चार्ज बनाया होता तो क्या होता? सोचो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच जाता। नहीं, क्या बिल बचती? क्या बात कर रहे हो आप? बिल की बात जाने दो। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स, मैं ओनली 36 टाइम नहीं बोल रहा हूँ, 10 के ऊपर 36 पावर की बात कर रहा हूँ मैं। 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर है। तो सोचो, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज हूँ, मेरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और रास्ते में जा रहा हूँ, बाजू में एक कुत्ता आया, कुत्ता नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? चिपक जाएंगे दोनों। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है। तो सोचो, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाता। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जाने दो, बस बवाल हो जाती रोज। कुत्ता छूट ही नहीं पाता। तो अच्छा है कि भगवान ने हम लोग न्यूट्रल बनाया है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है। बट फॉर्चुनेटली वी ऑल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैटर, as we know, consist of elementary charge constituent like an electron, proton. Since the electromagnetic force is a much stronger than the gravitational force, it dominates all the phenomenon at atomic and molecular scale. The other 2 forces, as we shall see, operate only in the nuclear scale.
तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो एट दैट टाइम वी कैन निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, वी कैन निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम होता है। और दूसरे जो दो फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो दोनों फोर्स, दूसरे जो दो फोर्स है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो तो दैट इज ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर फोर्स है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आते। तो मतलब अब क्या लिखा है ये स्टेटमेंट, अभी आपको पता चला कि मैटर एज वी नो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज कंस्टिट्यूएंट लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। Since the electromagnetic force is a much stronger than the gravitational force, it dominates all phenomenon at atomic and molecular level, because the other two forces which we are going to discuss is present only in the nuclear scale. तो atomic molecular scale के अंदर कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही डोमिनेट करेगा, बिकॉज ग्रेविटी का तो इफेक्ट नहीं है, और बाकी के जो दो फोर्स है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही है। Thus, it is mainly the electromagnetic force that governs the structure of the atom, nucleus, the dynamics of the chemical reaction, and the mechanical, thermal, and other property of the material. It underlies the macroscopic force like a tension, frictional, normal force, and the spring force, etc. मतलब ये बताने की ट्राई कर रहे हैं कि ये टेंशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे जो फोर्स है उसके पीछे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। टेंशन मतलब सरफेस टेंशन? नहीं, टेंशन का मतलब स्ट्रिंग को जब आप खींचते हो ना स्ट्रिंग को, तो उसके अंदर ये जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको टेंशन बोलते हैं। कोई स्ट्रिंग को जब आप खींचते हो तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको टेंशनल फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके सर। सरफेस टेंशन तो अलग चीज है। Gravity is always attractive, while the electromagnetic force can be attractive, can be repulsive. उसका रीजन ऐसा है कि जो मास होता है ना वो मास पॉजिटिव ही होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। किसी ने ऐसा बताया आपको कि मेरा मास -50 kg है? ऐसा सुना कभी आपने? नो सर। नो, तो मास ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि मास का एक ही टाइप है, तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक ही टाइप का होता है, दैट इज अ अट्रैक्टिव। बट चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि चार्ज के बीच में दो टाइप के फोर्स, अट्रैक्टिव भी पॉसिबल है, रिपल्सिव पॉसिबल है। वही लिखा है यहाँ पे कि ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव। अनदर वे ऑफ पुटिंग इट is that the mass comes only in the one variety. We have no negative mass, but the charge comes into the two varieties, positive and negative. This is what makes all the difference. तो ये अट्रैक्टिव चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पॉसिबल क्यों है? कि बिकॉज द चार्ज इज हैविंग टू वेराइटीज व्हाइल मास इज हैविंग ओनली वन वेराइटी। मैटर इज मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेट चार्ज इज जीरो, थस electric force is largely zero and the gravitational force dominates the terrestrial phenomenon. तो समझ में आया आपको? एटॉमिक एंड मोलेक्युलर स्केल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा, बट हम टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन के ऊपर जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाएगा, बिकॉज नेट चार्ज जो होता है हमारे अंदर वो जीरो होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स thus the electric force is largely zero and the gravitational force dominates in the terrestrial phenomenon. Electrical force manifests itself in atmosphere where the atoms are ionized and the leads to lightning. मतलब ये lightning जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रिकल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में था। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई मुझे बताएगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर Protons and प्रोटॉन्स, या एग्जैक्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नहीं होते हैं। चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है,
उसमें कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? तो फ्रेंड्स सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, तो प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में से बाहर चले जाने चाहिए ना रिपल्सन के द्वारा, बट नहीं जाते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ मिलके। वो प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन के साथ मिलकर न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फोर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन, कुछ न कुछ कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स, उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कंबाइन करके रख सके। बिकॉज अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता? तो फिर सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में से रिपल्सन होने के दौरान बाहर निकल जाते, बट ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि और सर वो हाँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स से भी ज्यादा कोई फोर्स अंदर की साइड होना चाहिए, एंड दैट फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। सर और एक बार समझा दो ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, तो रिपल्सिव फोर्स के द्वारा प्रोटॉन न्यूक्लियस में से बाहर चले जाने चाहिए, बट नहीं जाते हैं। वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स लगता है सर। न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स एग्जिस्टिंग होगा, एंड दैट फोर्स इज नेम्ड एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी यही फोर्स लगता होगा ना? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के बाहर है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो ही नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो क्या लिखा है, पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स अ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में ही लगता है। It is evident that without some attractive force, a nucleus will be unstable due to the electrical repulsive force between the protons. This attractive force cannot be the gravitational, since the force of the gravity is negligible as compared to the electrical force. So this new basic force must be therefore be invoked, and that is nothing but that is the strong nuclear force. इन्वॉल्व का मतलब? इवोक का मतलब वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए। इवोक का मतलब उसका इन्वेंशन हुआ, कुछ नया वहां पे है, वो एग्जिस्टिंग वहां पे कुछ नया। इवोक का मतलब कुछ नया आया, इवोक का मतलब कुछ नया है वहां पे। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्स। इट इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फ्रेंड्स देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा थे, बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को उसका भी बाप निकला। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसका भी बाप निकला। वो कितना है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज्यादा है। इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन द प्रोटॉन मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसको चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो दो प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज acting between the two protons, between the two neutrons, between the proton and neutron.
Its range, however, its range is extremely small, is the in the order of 10 raised to minus 15 meter. मतलब it is only present in the nucleus only, and it is responsible for the stability of the nuclei. The electron, it must be noted, does not experience this force. देखो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर है, तो उसको ये फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा. Recent developments have, however, indicates that the protons and neutrons are built out of the more elementary particles called the quarks. तो अभी ऐसा पता चला है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ना वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, दे आर आल्सो मेड बाय द क्वार्क्स. तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना उसको कभी कभी क्वार्क्स फोर्स भी बोलते हैं. तो हु इज द कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको बोलना है मास. हु इज द कॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो आपको बोलना है चार्ज. बट व्हाट इज द कॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो आपको बोलना है क्वार्क्स. बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है. ऐसा क्यों? बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ना वो क्वार्क्स के द्वारा बनते हैं. तो वो ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर जो क्वार्क्स है ना वो ये फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ये फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड दैट इज वाई यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्वार्क्स फोर्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स. That is the last one. The weak nuclear force appears only in the certain nuclear process such as the beta decay. Weak nuclear force always present नहीं होता है. वो बीटा एमिशन, जब बीटा डीके न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, बीटा डीके होता है, तब ही वो प्रोड्यूस होता है. In a beta decay, the nucleus emits electrons and uncharged particle called neutrino. In beta decay में क्या होता है, बीटा एमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं. The weak nuclear force is not as weak as the gravitational force, but much weaker than the strong nuclear force. भले ही नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग ही है. ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो स्ट्रॉन्ग ही है. हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो वीक है. एंड उसका जो रेंज है ना वो भी बहुत ही कम है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकता है. उसका जो रेंज है वो 10⁻⁻16 मीटर का ही है. और ये जो भी हमने डिस्कशन किया अभी उसको यहाँ पे टेबल में बताया हुआ है. कौन कौन से फोर्स है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और उसका रेंज क्या है, कौन कौन से पार्टिकल के बीच में लगते हैं ये सारे फोर्स, तो वो टेबल में दिया हुआ है. टेबल प्रिपेयर करना, उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज हाउ मच टाइम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कंपेयर करो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यू कैन कंपेयर एंड से द आंसर दैट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने ज्यादा टाइम्स है? 100 टाइम्स ज्यादा है. तो ये सर, हाँ बोलो सर वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग ही हुआ ना. हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ. देखो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है. देखो अगर आप स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो रिलेटिव कंपैरिजन दिया हुआ है. अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 कंसीडर करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 10⁻², बट वीक न्यूक्लियर फोर्स को 10⁻13 टाइम्स है. तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 टाइम्स ज्यादा है, एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो 10⁻2 टाइम्स ही ज्यादा है. तो कौन सा वीक हुआ? वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक हुआ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक हुआ? कौन सा वीक हुआ? अरे स्ट्रॉन्ग है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा, ओनली 100 टाइम्स. एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 टाइम्स ज्यादा है. तो अगर दोनों कंपेयर करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो कौन ज्यादा वीक हुआ? वीक न्यूक्लियर फोर्स. हाँ, थोड़ा सोचना समझ में आ जाएगा आपको, इसके बारे में सोचना समझ में आ जाएगा.
सर हाँ बोलो। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻38 टाइम्स बड़ा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स से। हाँ वो पर्टिकुलरली प्रोटॉन के बारे में सोचते हो ना, प्रोटॉन के बारे में, दैट वाज ओनली फॉर द प्रोटॉन आप जो बोल रहे हो, बट एवरेजली इट इज अ 10⁻39 टाइम्स। ओके, ये 38 जो लाए वो आपको प्रोटॉन के बारे में, जो मैंने पहला जो एग्जांपल था वो प्रोटॉन के बारे में था। नहीं सर वो प्रोटॉन नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स है, और न्यूक्लियर वो फोर्स प्रोटॉन में, देखो मेरी बात सुनो, वो प्रोटॉन में लिखा था, देखो क्या लिखा है, देखो look at this, it is a enormous the gravity, the electric force between the two protons, example 10⁻36 times than the gravitational force। तो ये जो 10⁻36 टाइम वाला जो स्टेटमेंट था ना वो प्रोटॉन के लिए था। ओके तो एवरेजली इट इज अ 10⁻39 टाइम्स। इज दैट क्लियर? यस। अब नेक्स्ट टॉपिक, टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्स। अब साइंटिस्ट लोग अब ये पता करने की ट्राई कर रहे हैं कि क्या, अभी तो इतना पता है कि ये जो चार फोर्स है ना वो फंडामेंटल फोर्स है, बट क्या ये चार फोर्स का भी कोई ओरिजिन एक ही है क्या? ये चारों भी कोई एक ही जगह से आते हैं क्या? ऐसे वो सोच रहे हैं, ऐसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसका भी कोई एक बाप होगा, ये जो चार बच्चे हैं उसका भी कोई ना कोई एक बाप होना चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन, उसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे कुछ यूनिफिकेशन के अंदर कुछ सक्सेस मिला है, कुछ सक्सेस नहीं मिला हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा है। We remarked in section 1.1 that the unification and the reduction these two are the main discipline of the physics. So we remark in the section 1.1 that unification is the basic quest in the physics. Great advances in physics often amount to unification of the different theories and domains. Newton unified the terrestrial and celestial domains by the gravitational law. टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ के ऊपर जो है वो, एंड सेलेस्टियल का मतलब जो स्पेस में हो। तो न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया, तो बाय द लॉ ऑफ द ग्रेविटी उसने क्या किया कि अर्थ के ऑब्जेक्ट एंड सन वगैरह को मतलब उसने कंबाइन कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। The experimental discoveries of Ørsted and Faraday showed that the electric and magnetic phenomena are in the general inseparable. तो मैंने बताया ना कि बहुत सालों तक ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांचेस है, बट ऑर्स्टेड ने ये पता कर दिया कि भाई ये दोनों एक ही है। उसने पता कर दिया कि इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक ही ब्रांच है। मैक्सवेल यूनिफाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द ऑप्टिक्स। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक को एक कर दिया। कैसे, वो आप फ्यूचर में पढ़ोगे। आइंस्टाइन अटेम्प्टेड टू यूनिफाई द ग्रेविटी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट वाज नॉट एबल टू सक्सीड। तो आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी को एक ही बाप के बच्चे हैं ऐसा प्रूव करने का ट्राई किया, बट वो सक्सेस नहीं रहा। बट दिस डिड नॉट deter physicists from the zealously pursuing the goal of unification। मतलब भले ही आइंस्टाइन सक्सेसफुल नहीं रहा, बट उसके द्वारा फिजिसिस्ट जो है उसको कोई मोरल डाउन नहीं हो रहा है, वो अभी लगे रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि क्या कुछ और यूनिफाई हो सकता है कि नहीं। Recent decades have seen much progress in this front. The electromagnetic and the weak nuclear force have now been unified and as a seen aspect of the single electroweak interaction। तो देखो एक बहुत ही अभी रिसेंट एक बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट लोगों को they are able to unify the electromagnetic force and the weak nuclear force, so they combinedly named as a electroweak interaction। तो पता नहीं कैसे है वो, तो आप फ्यूचर में जब पीएचडी करोगे तो पता चलेगा, बट साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एंड जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके ओरिजिन सेम ही है,
और इसको इलेक्ट्रोविक इंटरैक्शन बोलते हैं। So attempts have been made to unify the electromagnetic waves and the strong nuclear force and even to unify the gravitational force with the rest of the fundamental force. वो सब अभी सबको यूनिफाई करने का ट्राई अभी चल रहा है। Many of these ideas still speculative and inconclusive. So टेबल 1.4 पीछे दिया हुआ है, उसमें ये यूनिफिकेशन के सारा समरी दिया हुआ है। यूनिफिकेशन का ये टेबल में समरी दिया हुआ है। तो ये दैट इज द यूनिफिकेशन। तो इसके ये यूनिफिकेशन का भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, वो रेयर चांसेस है, बट इसको भी प्रिपेयर कर लेना। अगर स्कूल में ऐसा बोला है कि शॉर्ट नोट पूछेंगे तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना, रेयर चांसेस है। अब देखो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे प्रिंसिपल है, बट जो 4 लॉज है, द 4 आर द बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of a charge, conservation of linear momentum and conservation of the angular momentum. These 4 laws are the fundamental laws of the physics. तो पहले मैं conservation of energy बोलता हूँ, जो आपको पहले से ही पता है कि भाई the net amount of the energy in the universe always remains constant. Energy can neither be produced nor can be destroyed. Only one form of the energy can be converted into the another form of the energy, but the net amount of the energy in the universe will always remains अनचेंज्ड। तो ये आपको पता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पहले से ही पता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब इलेक्ट्रिसिटी आप जब पढ़ोगे तब ये डिटेल में आपको पता चलेगा, बट अभी मैं आपका स्टेटमेंट में बता देता हूं। आपको चारों स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो 4 है, उस चारों के आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज का स्टेटमेंट ऐसा है कि इन द इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम the net charge is always remains conserved, always remains constant. कोई इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो नेट चार्ज होता है ना, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम फ्यूचर में प्रूफ करना आएगा, उसको फ्यूचर में प्रूफ के साथ आएगा, बट अभी मैं बोल देता हूं, आप सुन लो। Conservation of a linear momentum if the resultant force on the body is 0. अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, if the resultant force of the body is 0, then its a net momentum, linear momentum remains constant. I repeat, if the net force on the body is 0, then its linear momentum remains constant. And number 4, conservation of the angular momentum. तो सेम टू सेम ही है। फोर्स के बदले आपको टॉर्क बोलना है, फोर्स के बदले आपको टॉर्क बोलना है। तो if the net torque on the body is 0, then its angular momentum remains constant. So that is what is known as a conservation of angular momentum. तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, रिजल्टेंट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो these are the 4 कंजर्वेशन लॉ ऑफ द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ द फिजिक्स। तो आपके उसके स्टेटमेंट, आपको सारे चारों के स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनना, वो थोड़ा आपको याद रखना है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। इन द फ्यूचर यू विल स्टडी दिस लॉ इन डिटेल। मतलब अभी उसका खाली स्टेटमेंट याद रखो, बाकी सब काम फ्यूचर में करेंगे। बट अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। In addition to these 4 laws, we have a laws of a conservation of a spin, baryon number, strangeness, hypercharge, etc. In the nuclear and particle physics, we will not discuss this in here. Now, the obvious question is, what is the reason in the nature which is responsible for the conservation law? तो ये जो हमको जो लॉज ऑफ द कंजर्वेशन मिलते हैं, उसका नेचर में क्या रिलेशन है, और नेचर के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसके द्वारा नेचर के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसके द्वारा ये हमको कंजर्वेशन ऑफ लॉ मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स, इन द फिजिक्स studies are carried out of a space and time. फिजिक्स के अंदर हम स्पेस एंड टाइम का स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनना। इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स, space and time are the considered to be independent of each other, while according to the theory of the relativity, space and time are the interrelated. वो सब फ्यूचर में आएगा। But space is a homogeneous and isotropic. Important SQ. Homogeneous का मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक सभी जगह पे सेम होना, वो सभी जगह पे सिमेट्रिक है। तो स्पेस है ना, वो स्पेस के सारे पॉइंट देख लो आप, स्पेस में सारे पॉइंट देख लो तो वो सारे पॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। दैट इज व्हाई द स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी होमोजीनियस। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में ना जाए ऐसी बात है, बट वो सही है कि स्पेस है ना वो होमोजीनियस है, एंड बिकॉज ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द स्पेस we get the conservation of the linear momentum. And isotropic, isotropic का मतलब हर एक डायरेक्शन में उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम। होमोजीनियस का मतलब हर एक पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक सेम होना, एंड आइसोट्रोपिक का मतलब हर एक डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक सेम होना। तो स्पेस हर एक पॉइंट पे उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, उसके वजह से हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलता है, और हर एक डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक सेम है स्पेस का, उसके वजह से हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे कैसे मतलब क्या रहा है। स्पेस होमोजीनियस है वो तो पता चल गया कि भाई हर एक पॉइंट में उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। स्पेस आइसोट्रोपिक है वो भी पता चला कि हर एक डायरेक्शन में स्पेस का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है। बट स्पेस के होमोजीनिटी के वजह से, स्पेस के होमोजीनिटी के वजह से हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलता है, और स्पेस के आइसोट्रोपिक की वजह से हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ऐसा क्यों? तो वो तो आप जब पीएचडी करोगे, बहुत फिजिक्स बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। अभी आपको खाली याद रखना है कि विच इज द व्हाट इज द रीजन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अगर कोई ऐसा पूछे तो आपको बोलना है कि कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द होमोजीनिटी ऑफ द स्पेस। स्पेस जो होमोजीनियस है उसके वजह से हमको कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम मिलता है, एंड स्पेस आइसोट्रोपिक है, इसके वजह से हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलता है। सिमिलरली, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम इज ऑल्सो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो टाइम भी होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है। आप देखो पूरे यूनिवर्स में टाइम एक साथ बढ़ता है। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अमेरिकन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम वो सब अलग अलग है, बट जब बिग बैंग हुआ उसको हम जीरो टाइम ले ले, तो पूरे यूनिवर्स में टाइम एक साथ बढ़ता रहता है। मतलब टाइम होमोजीनियस है, एंड हर एक डायरेक्शन में वो एक साथ बढ़ता है। तो टाइम भी होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है। तो टाइम के होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलता है। अब क्वेश्चन इज दैट के कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कहाँ पे टाइम का होमोजेनिटी, ये कैसे लिंक हो रहा है, तो वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। वो जब आप फिजिक्स बहुत ही डेप्थ में पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा। अभी आपको याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द टाइम। अब आइसोट्रोपिसिटी ऑफ द टाइम के द्वारा क्या मिलता है वो अभी तक पता नहीं चला। देखो, टाइम इज also homogeneous and isotropic. Because of the homogeneity of the time, we have a law of a conservation of energy. But till today, physicists are unable to know what will be the possible result due to the isotropicity of the time. टाइम के आइसोट्रोपिसिटी के द्वारा क्या मिलता है वो अभी पता नहीं चला है, और ये भी नहीं पता चला अभी तक, ये भी नहीं पता चला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसका रीजन क्या है। तो साइंटिस्ट लोग कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज को टाइम के आइसोट्रोपिसिटी के साथ मैच करने का ट्राई कर रहे हैं, प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, पर अभी हुआ नहीं है। मतलब दो चीज अभी पता नहीं चली है कि आइसोट्रोपी ऑफ द टाइम के द्वारा क्या मिलना चाहिए वो पता नहीं चला, और दूसरा ये पता नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज का नेचर में कौन सा रीजन, हु इज द कोज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ द, व्हाट इज द रीजन इन नेचर बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये दो चीज अभी तक पता नहीं चली है। तो क्या लिखा है देखो,
The great theoretical physicist of 20th century, Dirac, was the opinion that the laws of the conservation of the charge may be due to the isotropic nature of the time. In other words, we know the basic reason behind the extents of the laws of the conservation of the linear, angular, and energy. But physicists are still putting their efforts to reveal the underlying mystery of the conservation of the charge. तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज का रीजन क्या है वो अभी मिस्ट्री है, वो अभी पता नहीं चला है. तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है उसमें मैंने पहले 4 पेज जो है ना, 4 पेज वो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था उसमें उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था और मैंने अभी आपको उसको रीड करने का बोला. बाकी के जो 4 पेजेस है उसको मैंने डिटेल में आपको समझाया, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको समझाया. तो ये जो चैप्टर है वो पूरा पूरा थ्योरेटिकल है. तो उसके अंदर से आपको 3-4 थ्योरी आपको करना है, बाकी सब आपको एज ए एमसीक्यू प्रिपेयर करना है. बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने पीछे दिए हुए हैं, वो एक बार रीड कर लेना. ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है उसको रीड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है वो पूछने के लिए नहीं है, वो आपके फंडामेंटल आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए है. वो आप रीड करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आपको एमसीक्यू पीछे जो दिए है उसको प्रिपेयर करना है, उसको लर्न करना है. एसक्यू पे जो दिए है उसको भी लर्न करना है. तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो अभी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. तो जिन लोगों का चैप्टर नंबर 1 एग्जाम में है, स्कूल के एग्जाम में, तो वो मैंने जो किया है इस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर. अब हमारा लेक्चर सैटरडे को कितने बजे है? 2:44. सैटरडे हमारा जो लेक्चर है वो 12 o'clock से 1:30 तक है. ओके, बाकी ना क्या बोल रहे हो? थर्सडे भी है ना लेक्चर? हाँ, थर्सडे भी है ना, थर्सडे भी है. थर्सडे लेक्चर का टाइम हमारा 6:30 to 8 है. सो विल मीट ऑन द थर्सडे. थर्सडे हम थर्ड चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे. सर हाँ बोलो. सर सैटरडे अब तो स्कूल चालू हो गई है तो क्लैश हो रहा है. विल डिस्कस इन द थर्सडे डिस्कस कर लेंगे उसका. हाँ ठीक. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स. सर बोलो. हेलो. हाँ बोलो. सर मेरा लेक्चर है. हाँ, अभी खत्म हो गया हमारा लेक्चर. यू कैन लीव. नहीं सर, थर्सडे को मेरा लेक्चर है 5 to 6:30. हाँ, तो मेरा लेक्चर 6:30 to 8 है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मतलब मुझे लेट होगा थोड़ा आने में. हाँ, तो 5 मिनट लेट आ जाना, कोई बात नहीं. ओके ओके. तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ. थैंक यू.